जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी वो खुद घर के रहे ना घाट के रहे। वो चार नाम जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एमआईएम से जीते मगर आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली, अपने जाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी ही कम्युनिटी को धोखा दिया। आज उनमें से तीन नाम ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनके बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। जो चार नाम थे जिन्होंने अपनी ही पार्टी को या अपने ही लोगों को दगा दिया, अब उसके बाद उन्होंने कई सारे बयान भी दिए सोशल मीडिया पर आकर। आप जानते हैं सारी चीज़ें, फिर भी मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ। ये जो चार नाम थे, इन्होंने जब आरजेडी में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने एक दावा किया था कि वक्त की ज़रूरत यही है जिससे मुसलमानों का भला होगा, फलाना ढिमका। मगर उन्होंने बहुत ही मामूली सी चीज़ के साथ इत्तेफाक किया। आरजेडी को महज एक हिंसा चाहिए था, वो हिंसा आरजेडी को मिला। इसके बाद उन्होंने सत्ता बनाई, मगर वो सत्ता भी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। और उसके नतीजे में हुआ क्या, इन लोगों ने 5 साल मुश्किल से मुकम्मल तो कर लिए, मगर उसमें से भी अब जो चार लोग थे उनके सर पर तलवार मंडरा रही थी, क्योंकि मुकामी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उन लोगों से। लोगों का तो यही कहना था कि उन लोगों ने गद्दारी की है। उसमें से महज एक नाम शाहनवाज आलम, जिनको टिकट मिला है, वो भी कहा जा रहा है कि उनके किसी रिश्तेदार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें वो टिकट मिला है, वरना उनका भी टिकट हो सकता था कि काटा जाए। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे हमें नज़र आ रही है, ऐसे में आरजेडी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी उन नामों के साथ। तो अब आप खुद सोचिए कि अपनी एक नई लीडरशिप की उम्मीद जहां से उनकी शुरू हुई थी, उसी उम्मीद को उन्होंने अपने हाथों से रौंदा, अपने पैरों तले कुचला, और आज किस मकाम पे आके खड़े हो गए हैं कि जिस पार्टी पे उन्होंने भरोसा किया था या फिर अपने जाती मफाद की वजह से गए थे, आज उसी पार्टी ने उन्हें च्युइंगम की तरह चबाया और फेंक दिया। और ना सिर्फ फेंका बल्कि एक टिश्यू पेपर के अंदर थूक के फेंका ताकि वो बाकी किसी और के पैर में भी ना आ सके। अब आप इन तमाम चीज़ों के बाद समझ गए होंगे वो जो तीन नाम थे अब उनका क्या होगा। हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाएं, और अगर वो लोग आज़ादाना अपना नामांकन दाखिल कर भी देते हैं तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि वो लोग वापस से मुसलमानों की सियासत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख तक ये कहा तो नहीं जा सकता, ना उनकी तरफ से कुछ बयान आया है, मगर कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये भी हो सकता है कि उन्हें एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के खिलाफ। 3 विधानसभा सीटें हैं। अब इन तीनों विधानसभा सीटों से एमआईएम तो अपने नुमाइंदे ऐलान कर चुकी है और आरजेडी भी लगभग कर ही चुकी है। अब जब तक 20 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया बंद नहीं होती तब तक वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये लोग एक इबरत का निशान बन के रह गए तारीख के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए जो भी अपने इंटरेस्ट को यानी कि अपने ज़ाती मफाद को अवाम के मफाद के सामने रखते हैं। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत महीन चीज़ है। अगर समझना चाहे तो बआसानी समझा भी जा सकता है कि जो लोग किसी एक प्लेटफॉर्म को या फिर जमात को तरजीह देते हैं, अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप इस बात को समझते होंगे कि बीइंग एज अ मुस्लिम आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप जिस परचम तले काम कर रहे हैं उस परचम को तरजीह दी जाए। और जाहिर सी बात है कि जो लोग आके ये कहते हैं कि मैं डिज़र्व करता था, मैं का सेगा जहाँ पे लग जाता है वहाँ पर अनानियत नज़र आती है, और अनानियत किसी भी बाशऊर आदमी की मिसाल हो ही नहीं सकती। और अनानियत दरअसल यही है कि टिकट डिज़र्व मैं करता था। ये जितने भी बयानात सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, पहले तो इन बयानात से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिकट मैं डिज़र्व करता था, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? इसका फैसला तो अवाम के हाथ में होना चाहिए। और एमआईएम की तरफ से जो बयानात आए उसमें तो यही कहा जा रहा है कि पहले एक ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, एकदम छोटे छोटे वार्ड लेवल पर भी मंडल बनाए गए थे, वहाँ पर डिस्कशन किया गया था। डिस्कशन के बाद जो नाम चर्चा में आया उसी नाम को टिकट दी गई। कहा तो यही जा रहा है। अब इसके बाद अगर ऐसे बयानात आ रहे हैं वो या तो 2 वजह से आ रहे हैं। पहला एक तो ये कि वो लोग खुद गर्ज हैं, या फिर इस मर्तबा सीमांचल में जो पार्टी की एमआईएम की एक वेव बनी हुई है, उस वेव के चलते कई सारे लोग टिकट की मांग कर रहे थे। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, जब 2015 या 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ हो जहां एमआईएम की टिकट पाने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ही यही हुआ कि ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं, सीधी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा एक मतलब ये हो सकता है ऐसे बयानात देने का या आरोप लगाने का या इल्ज़ाम तराशी के सिलसिलों का। दूसरा कारण यही हो सकता है कि किसी की तरफ से इन्हें
वर्गलाया जा रहा है, ऐसे बयानात देने के लिए उकसाया जा रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर MIM की तरफ से कुछ चीज़ें साफ कर दी गई हैं। जैसे अब्दुल्ला सालिम साहब का केस था, उसमें अख्तरुल ईमान और एडवोकेट आदिल हसन खुद गए मिलने के लिए, उन्होंने बात भी की। इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक साहब ने तो बड़े आरोप लगाए, उन्होंने कई सारी चीज़ें कह दी कि एडवोकेट आदिल हसन ने उनसे पैसे खाए हैं, उनके ड्राइवर ने उनसे पैसे खाए हैं, फलाना ढिमका, खूब चिल्लाए। मगर उसके बाद अख्तरुल ईमान के साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी वायरल हुई। ऐसे में अख्तरुल ईमान के लिए भी अवाम का ये कहना है कि वो लोग जो जिस तरीके का रवैया रख रहे हैं उन तमाम लोगों के साथ जो पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब ऐसे में एडवोकेट आदिल हसन का एक बयान आता है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं भी एक वकील हूँ, MIM का सिपाही हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और जो भी बयानात उनके खिलाफ में कहे जा रहे हैं पैसे लेने के, वो बयानात अगर लोग प्रूव नहीं करते हैं तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करेंगे। ये उनकी मर्जी, ये उनकी अपनी मर्जी है, और उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करना भी नहीं चाहिए। और क्या कहा जा सकता है, ग्राउंड पर जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें अब मेरे लिए तो बतौर ख़ास साफ़ हो गया है कि मफाद परस्तों में और कम्युनिटी वेलफेयर के ख्वाहिशमंद हजरात में मैं तकाबुल कर सकता हूँ। मैंने भाप लिया है कि कौन अवाम पब्लिक इंटरेस्ट में खड़ा है और कौन अपने ज़ाती मफाद के लिए खड़ा है। जो ऐसे भी लोग हैं जिनको जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, मगर तब भी वो पार्टी में बने हुए हैं और सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ये बटे हुए विचार हैं वो आ इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इस जो इन्वायरमेंट को जो क्रिएट किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग महज सोशल मीडिया पर जो भी बयानात आ रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं जो वक्तिया रहेगा। इससे मुराद मेरी ये है कि इलेक्शन के करीब ये तमाम चीज़ों की वजाहत होती रहेगी, चीज़ें खुल करके सामने आएंगी और एक के बाद एक पर्दाफाश होते रहेंगे, और जो पसे पर्दा चेहरे हैं शायद वो भी सामने आ जाएं। अगर नहीं भी आ जाएं तो आपके पास बसीरत और बसारत दोनों होनी चाहिए ताकि आप जो फ्रंट में हैं और जो बैक में हैं दोनों चीज़ों को समझ सकें, और दोनों में तकाबुल करने के बाद ही अगर फैसला किया जाए तो एक बाशऊर आदमी की और काबिल आदमी की मिसाल भी है। तो बाशऊर बनिए और सियासी शऊर बेदारी जो लोगों में नज़र आ रही है उसको कायम बरकरार रखिए और इत्तेहाद में रहिए। बाकी आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी समझबूझ है, आपके अपने मसाइल हैं, आपके अपने लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, कई सारे नुमाइंदे हैं, उसमें से चुनना आपको है। और एक कलेक्टिव इफ़र्ट जो इस मरतबा दिखाया जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, अगर वो बरकरार रहेगा तो हो सकता है कि मुसलमानों की वकालत विधानसभा में आने वाले इलेक्शन के जो नताइज हैं वो कारामद साबित हों। इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अब तक अगर चैनल को मुस्लिम सियासत के फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी।